चलो बच्चों, इसके अगले पार्ट में आपका स्वागत है। अगला चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आओ उन पर डिस्कस करते हैं और उनको आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका एक न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस होते ही हमें पता चल जाता है जो फोकस दूरी है वो माइनस की होगी। लेंस की अक्षमता ज्ञात करो। जो अक्षमता का सूत्र होता है बच्चों वो होता है P बराबर 1/f। और दूसरी बात ये होती है कि जो f है वो मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, ये मीटर में ही है। f का मान हो गया -10 मीटर। इसका सूत्र है ये, इस सूत्र में इसको रख दो तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1/10। ये हो गया -1/10। तो P निकालना हमें, तो P कितना हो जाएगा -10 डायोप्टर। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है। अब हमें दृष्टि दोष के बारे में बताना है। यह कितने प्रकार का होता है और इसके प्रकार बताने हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब भी प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो उसे हम एक दोष कहते हैं, उस दोष को कहते हैं हम दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि रेटिना से पीछे बनेगा। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो निकट की वस्तु होती है बच्चों वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर की तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, पर जो पास की होती है वो हमें नहीं दिखाई देती सही से। अगला है बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष। इसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें जो पहले था बच्चों निकट दृष्टि दोष, इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बनता है, पीछे नहीं, पहले बनता है। इसे दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट, परंतु जो निकट की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों? इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर की तो दिखाई देती है इसमें, परंतु पास की दिखाई नहीं देती। अगला जो है दोष वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है? आँख की लेंस में सममिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं। मतलब प्रतिबिंब हमें कई कई चीज़ें दिखाई देने लगती है। ऐसे होता तो एक चीज़ है और वो दिखाई हमें कई कई चीज़ देती है। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और हमें धुंधली धुंधली दिखाई देती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है रेल के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। यानी कि जो लाल रंग है उसका प्रयोग हम रेल के सिग्नल बनाने में क्यों करते हैं। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। फलतः मतलब इसके अनुसार कुआसा या धुएं में लाल रंग के प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। यानी कि कुआसा और जो धुआं होता है वो भी लाल रंग के प्रकीर्णन को कम रोक पाता है। इसीलिए दूर से ही लाइन पर चालू होने की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश है वो हमें बहुत दूरी तक दिखाई देता है, इसलिए हम लाल रंग के सिग्नल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हवा की विभिन्न परतों में तापमान, यानी कि तापमान जो होता है वो अलग अलग होता है। इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में
अपवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण हमारे नेत्रों में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इसने कहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अब इसने कहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा चैप्टर से। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है प्रतिरोध क्या है, इसका मान व मात्रक लिखिए। किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम को हम बच्चों इस सिंबल से भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है सिद्ध करो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, अथवा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये वाला। चलो इसका उत्तर देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 किलो गुना 1000 वाट गुना कितना 3600 सेकंड। 3600 सेकंड क्यों लिया है हमने, ये 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो इसलिए हमने ये यहाँ 3600 सेकंड लिए है। जब हम इन सब की गुना करेंगे तो ये आएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसने कहा है प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है, यानी कि प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं वो बताना है और विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करना है और उनका एक हमें परिपथ का चित्र बनाना है। तो जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है, प्रतिरोधों का समूहीकरण कहलाता है। यानी कि एक समूह के रूप में जब भी हम इन प्रतिरोधों को रखते हैं तो उन्हें हम समूहीकरण कहते हैं। और समूहीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समूहीकरण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रेणीक्रम संयोजन, नंबर 2 पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम में क्या होते हैं, ये सीधे सीधे जुड़ जाते हैं और पार्श्वक्रम में क्या है, ये सामने सामने जुड़ते हैं। ये चित्र तुम्हें बना देना एग्जाम में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। प्रतिरोधों का संयोजन पूछा है इसने, क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा बनाओ। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना ही संयोजन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणीक्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। श्रेणीक्रम को हम समतुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं और इसका समतुल्य प्रतिरोध R है। और इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जो श्रेणीक्रम होगा बच्चों उसमें हम इनको सीधा सीधा जोड़ के लिख देंगे, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे R1 + R2 + R3। और समांतर क्रम में क्या होगा बच्चों, इनको 1/, यानी कि उल्टा उल्टा करके जोड़ देंगे और ये इनका समतुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करने के लाभ है, यानी कि लाभ बताने हमें क्या लाभ है। पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लाभ इस प्रकार है। नंबर 1 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है इसका
ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली के प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचलन योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये दो इसके उपयोग है। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है, इसका मान एवं एसआई मात्रक लिखे। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की समय के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात धारा बराबर हो गया आवेश बटे, ये बटे का चिन्ह है, बटे समय। या धारा को हम आई से लिखते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। ये सूत्र बन गया हमारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्या है, आई है विद्युत धारा, क्यू है आवेश और टी है समय। इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। यह एक अदिश राशि है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विभव क्या है, इसका मात्रक लिखिए। इकाई धनावेश को अनंत से, यानी कि कोई भी इकाई धनावेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, उसको किसी बिंदु तक मानते हैं, यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, ये अनंत से उसको इस बिंदु तक जो लाने में कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो विभव के बराबर होता है। लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है अथवा लघुपथन क्या है। लघुपथन बताना है क्या होता है। किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपथन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तब विद्युत परिपथ में विद्युत उन्मेय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपथन के कारण आग लग सकती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। छूने पर जोर का विद्युत आघात भी लग सकता है। विद्युत आघात मतलब करंट, विद्युत का झटका भी लग सकता है। इसे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है विद्युत शक्ति क्या है। सबसे पहले तो बताना हमें विद्युत शक्ति, फिर बताना है इसका, ये एस एल नहीं है, एस आई मात्रक है। इसका एस आई मात्रक लिखिए अथवा विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। चलो बच्चों, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है परिनलिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। परिनलिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र इस प्रकार है। बच्चों ये आपको चित्र बना देना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, विद्युत आवेश क्या है, इसके कितने प्रकार है। तो विद्युत आवेश बताना है। विद्युत आवेश कण का वह गुण है जिसके कारण दूर से ही दो कण एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। यह आकर्षण एवं विकर्षण को हम प्रतिकर्षण भी कहते हैं, 2 तरह का होता है। विद्युत आवेश भी 2 तरह के, धनावेश या ऋणावेश। समान आवेशों में विकर्षण
यानी कि जो समान आवेश होंगे जैसे प्लस और ये प्लस, ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो ये एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ये इधर को इसको खींचेगा, ये इधर को इसको खींचेगा। ठीक है बच्चों। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धनावेश एक ऋणावेश। समान प्रकार के एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि विकर्षण करेंगे और विपरीत प्रकार के एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है। दाएं हाथ का नियम क्या है? अथवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखिए। तो ये नियम लिखना है बच्चों। ये चित्र अपने दिमाग में सेट कर लो। जो अंगूठा है ये तो चालक की दिशा बताता है, और जो ये उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और जो ये वाली उंगली है ये प्रेरित धारा बताती है। इसके बारे में लिख देना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे यानी कि अंगूठे को, इसको दाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली उंगली को एक साथ इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे तो पिछली उंगली चालक की में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी या करती है। इसको दिमाग में सेट कर लो और ये चित्र बना लो अपने दिमाग में, ये बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो किस किस बात पर निर्भर करेगा। चालक की प्रकृति पर, कुछ चालक पदार्थ में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो कुछ पदार्थ होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जैसे तांबे में लोहे की अपेक्षा कम प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि तांबे की प्रतिरोधक क्षमता कम है और लोहे की अधिक है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता और घटता और घटने से घटता है। यानी कि अगर लंबाई हमने बढ़ा दी, किसी भी चालक की लंबाई हमने ये ली और दूसरे चालक की, इसी चालक की हमने ये ली, तो यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा यानी कि अधिक हो जाएगा, मोर, और यहाँ पे लेस, यहाँ पे कम हो जाएगा। चालक की मोटाई पर चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना पतला होगा उतना ही अधिक होगा। ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे जैसे चालक गर्म होगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक हम पहले भी बता चुके हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर अपोन धारा, विभवांतर के बटे धारा प्रतिरोध कहलाती है। यानी कि R बराबर हो गया V/I, और इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता, यानी कि जो इसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है वो नहीं जलता। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैस में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, अतः बल्ब की जीवन अक्षमता बढ़ जाती है। जो उसमें बल्ब में वो तंतु लगा होता है वो नष्ट नहीं हो पाता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर से ऊर्जा के स्रोत से। ऊर्जा के स्रोत का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं?
हानियाँ बतानी है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत है, मतलब इन्हें दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे हैं, यह शीघ्र रिक्त हो जाएंगे, यानी कि जल्दी से खत्म हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये अम्लीय वर्षा के कारण इससे जल और मृदा संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं, यानी कि हानिकारक जो कण होते हैं वो मिल जाते हैं और धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, और ये धुएं को भी प्रदूषित करते हैं, जिस कारण कई तरह के श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं, यानी कि श्वास के संबंधी रोग हो जाते हैं, या किसी को दमा हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरणीय तापमान में वृद्धि करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बंद कमरे में सोए हुए लोगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उनका जीवन ले लेती है। ठीक है बच्चों, ये इसके जीवाश्म ईंधन की हानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा का महत्व अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लेटिनम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। यानी कि कोयले से जितनी ऊर्जा होगी उससे लगभग 1 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा ही उत्पन्न होगी उससे। अतः नाभिकीय विखंडन में अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत यानी कि बिजली का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या क्या गुण होते हैं? यानी कि ऊर्जा का जो बढ़िया स्रोत होगा, आदर्श स्रोत होगा, उसके क्या क्या गुण होंगे? अथवा अच्छा ईंधन की क्या विशेषता है? इसकी विशेषताएं बतानी है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो बस जला तो दो हमने 2 कुंटल लकड़ी और हमें जो उससे अग्नि है यानी कि आग है वो हमें मिली कम, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम कम ईंधन जलाएं और अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो जाए। सेकंड नंबर, सरलता से प्रयोग करने की सुविधा से संपन्न होनी चाहिए। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको चलाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत हो, बस आसान हो, जल्दी से फटाफट से जलाओ और आग ले लो। दूसरा, समान दर से ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो वो कभी तो तेज़ जलने लगे कभी धीरे जलने लगे, जैसे जल रहा है एक साथ जलता रहना चाहिए। सरल भंडारण के योग्य होनी चाहिए, उसको कहीं पे भी रख लो भर के, ऐसा नहीं है कि भाई इसको एक विशेष कंटेनर में या किसी उस चीज़ में रखना पड़ेगा। परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए, यानी कि आसानी से उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए। ऐसा ना हो कि ले जाने में उसको हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाए, तो हमें वो ईंधन बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2022 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों।